मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, लेकिन सरकार नहीं बन पा रही है। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार बन पाए। कहा यह जा रहा है कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि माफी मांगिए और आ जाइए जी। उनका जो मकसद है वो मकसद है भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले जाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हमेशा से वैसे ही खबरें हम देते हैं जो बिहार की सियासत में ट्रेंड करती है। बिहार में आने वाले दिनों में जो राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। खास तौर पे बिहार की जो सरकार है वो किस करवट बैठेगी, बिहार की सरकार में क्या फेरबदल होने वाले हैं, इनकी संभावनाओं पर चर्चा की जाती है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो असंवैधानिक है। उन शब्दों का प्रयोग राजनीति में होता नहीं है, लेकिन खैर तेजस्वी यादव ने जब प्रयोग कर दिया तो हम लोग बार बार उस शब्दों का प्रयोग करते हैं। नीतीश कुमार पलट जाएंगे। बाबा से जानकारी लेंगे कि एक बार फिर से नीतीश ने जो बड़ा पेच फंसाया है सीट समीकरण को लेकर, चुनाव में एक दूसरे को सीट देने को लेकर, विधायकों को लेकर, क्या लगता है बाबा बार बार पेच फंसता है, सीटों का समीकरण फंसता है, ये बिहार को इससे कब निजात मिलेगा? देखिए सनी, कोई भी सरकार बनती है तो लोकतंत्र में आंकड़ों का खेल मेन होता है और ये आंकड़े ही हैं जो नीतीश कुमार के पास कम हो या ज़्यादा हो जी। या तो उनका भाग्य बहुत बढ़िया है या राजनीतिक रूप से वो बहुत ज़्यादा चपल हैं, जिसके चलते वो आंकड़ों को सेट कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं और अपने सत्ता में बने रहते हैं। आप इतना ही समझ लीजिए कि 2005 से लगातार नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री। उन्होंने चाहा तो मांझी को कुछ दिनों के लिए बनाया और जब चाहा तो उनको वहाँ से हटा दिया। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पूरी तरह से अपना आंकड़ा जो है फिट कर लेते हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि महागठबंधन में आने के पीछे उनका जो मकसद है वो मकसद है भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले जाना जी। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास कराना कि हम हैं तो आपकी सरकार रहेगी बिहार में, हम नहीं रहेंगे तो आपकी सरकार नहीं रहेगी, चाहे जितना भी आप छटपटा लीजिए। वही बात ये एहसास कराना चाहते हैं लालू प्रसाद को जी कि अगर हम हैं तो आपके पास जितना भी आंकड़ा हो, आपके पास जितना भी समीकरण हो, आप जितना भी A to Z की बात कर लें, लेकिन मेरे बिना जी। और नीतीश कुमार ये 2 सीटों के उपचुनाव में अगर चुनाव प्रचार करने नहीं गए हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वही चीज़ें वो बताना चाहते हैं कि मेरे बिना चुनाव में क्या परिणाम होता है, नहीं जीत पाएंगे। हाँ हाँ। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए, सीधी सी बात है कि जहाँ आंकड़े जो हैं वो इस बात की तरफ जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने कैसे पेच फंसाया जी जी। तो सबसे पहले आप उन आंकड़ों पे जाइए जो विधानसभा में 243 सीटों के जो समीकरण है उसमें 122 का आंकड़ा जो है वो कैसे पूरा होता है। और नीतीश कुमार ने इसी में पेच फंसा के रखा है कि या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों ही खेमे बिना नीतीश के सरकार नहीं बना सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय जनता दल नहीं जा सकती है, ये भी सब जानते हैं। और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही क्यों, कांग्रेस भी नहीं जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में बिना नीतीश के भाजपा सरकार नहीं बना सकती है और वहीं भाजपा इनके साथ नहीं आ सकती है, तो सरकार इनकी भी नहीं बन सकती है। तो यहाँ जो है आंकड़ों के खेल में 45 सीटें अपने जीते तो 43 थे, लेकिन 45 सीटें उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। कोशिश तो बहुत हुई भारतीय जनता पार्टी की भी एक नंबर की पार्टी बनने के लिए जी। उनकी कोशिश को नाकामयाब कर दिया तेजस्वी यादव ने। लेकिन अभी जो आंकड़े चल रहे हैं वो 78 सीटों वाली राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो जुड़े हुए हैं 19 सीटें हैं कांग्रेस की, 16 सीटें वाम दलों की है। अगर उसमें जीतन राम मांझी जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, इधर रहेंगे उधर रहेंगे, अगर उनकी भी सीटों को अगर जोड़ लिया जाता है तो ये सीट 117 ही पहुँचता है जी। इसका मतलब है कि बाकी के 4-5 सीटों का जुगाड़ करना होगा। तो 4-5 सीटों में 2 सीट का जुगाड़ तो नजर आ रहा है जी, सामने है, लेकिन सरकार नहीं बन पा रही है। ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव जरा सा भी दाएं बाएं करेंगे, जरा सा भी नाव हिचकोले लगी, तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है कि वो 77 सीट दूसरे नंबर की जो पार्टी है उसके साथ जाकर के सरकार बना ले। 77 और 45 मिल करके आंकड़ा को छू देता है जी। इसमें किसी की जरूरत नहीं है और यही कारण है कि इन आंकड़ों के पेंच को फंसा करके नीतीश कुमार ने रखा है। चाहे जिस तरह की भी चर्चाएं हो रही हों, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन उन कयासों में अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें
कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार बन पाएगी। सहनी की और जो चिराग की शर्तें थी वो सारी आपने देखी, कैसे सहनी ने खुलेआम शर्तों को रख दिया, चिराग ने गुपचुप तरीके से, और हमने पंचनामा में जब उन शर्तों को आगे किया तो चर्चा होने लगी। क्या लगता है कि अब जीतन राम मांझी ने जिन शर्तों को रखा है उन शर्तों के आधार पर मांझी की वापसी एनडीए में हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी जो बातें बोल रहे हैं उन बातों में ये चुनाव भी कहीं ना कहीं शामिल है। जी। जीतन राम मांझी को इस बात का पता है कि नीतीश कुमार के पास ग्रीवांसेस क्या है। अगर वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं, अगर 2 सीटें जीत करके चली आती है राष्ट्रीय जनता दल, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारा ऐसा लूप हॉल्स जो है वहाँ सामने नजर आने लगे। और जब सरकार बनने की संभावनाएं होती हैं तो कई लोग जो नाराज होते हैं वो अपने लिए नया ठिकाना खोजते हैं। तो कहीं ऐसा हो सकता है जिसकी संभावनाएं बार बार जीतन राम मांझी प्रकट कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी ने तो आप कल ही देखा आपने कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी ऑफर दे दिया कि यदि आप चाहते हैं कि हम आपका समर्थन करें तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी शर्तें उन्होंने खोल दिया। उन्होंने कहा कि 2014 में जो आप वादा किए थे, आप समझिए कि 2014 में उनके साथ चुनाव लड़ने के बाद, 2015 में उनके साथ चुनाव लड़ने के बाद, 2017 तक उनके साथ रहने के बाद एक बार भी इनको मन में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी को कहे कि भैया आपने कहा था हर साल करने के लिए, 3 साल हो गया, अभी 3 करोड़ नहीं तो कम से कम 1 करोड़ कर दीजिए। अब वो इस 8 साल के बाद कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी दीजिए। तो भाई आप कर क्या रहे थे? तो ये सारी चीज़ें राजनीतिज्ञ लोगों को सिर्फ भ्रमित करने का आम जनता का शगुफा है। और शर्तों की जहाँ तक बात है तो जीतन राम मांझी ने भाजपा के सामने ये शर्त रख दिया है कि आप 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दें, 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आना था वो कर दीजिए, जो कि असंभव सी बात है। आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान ने जो शर्तें रखी वो संभव शर्तें थी, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था और यही कारण है कि चिराग पासवान वहाँ हैं। अब जीतन राम मांझी ये शर्त इस तरह का दे रहे हैं कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जी, एक सवाल लगातार उठ रहा है कि चिराग की अगर वापसी हुई है तो अगला स्टेप क्या होगा? चिराग कैसे अब भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करेंगे? इसलिए कि चुनाव के 2 दिन पहले उनकी वापसी होती है और अब चुनाव प्रचार भी खत्म हो चुका है। चुनाव में अब चिराग का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बाकी दोनों दल लड़ रही है, लड़ेगी। इस चुनाव के बाद चिराग का क्या स्टेप होगा, क्या स्थिति होगी? लगातार आप इस देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 दिसंबर की बात सुन रहे हैं। जी 8 दिसंबर को क्या होने वाला है, 8 दिसंबर को क्या होगा, 8 दिसंबर को कहाँ रहेंगे नीतीश, 8 दिसंबर को तेजस्वी यादव क्या करेंगे, ये सारी चर्चाएं हो रही है। पता ही नहीं चल रहा कि 8 दिसंबर है क्या। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान एनडीए में हैं। एनडीए में आने के बाद से बहुत सारी बातें आपने देखा होगा कि बदली हैं। एक तरफ जहां उनके चाचा और उनके भाई जो हैं, चचेरे भाई, उन दोनों के बयान बदले हैं। कहा यह जा रहा है कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि माफ़ी मांगिए और आ जाइए। दूसरी तरफ उनके आने और जाने से बहुत ज़्यादा हर्ष और विषाद नहीं हो रहा है प्रिंस राज को। इसके पीछे कारण है कि वो उस स्थिति में नहीं है कि वो कोई समझौता या भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर सके कि भैया आप नहीं ला सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने शर्त जरूर रखा था कि नीतीश कुमार को फिर वापस नहीं लेना है और ये शर्त भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है। हमने कल भी इस बात बताई थी कि चिराग पासवान जब गए हैं, जैसे नीतीश कुमार ने ये शर्त मनवा लिया था भारतीय जनता पार्टी से 2020 के चुनाव में जब ये हो रहा था सीट शेयरिंग का समझौता, और उससे पहले उन्होंने कहा था कि सीट शेयरिंग के घोषणा से पहले आपको जा करके और मीडिया में ये बात घोषित करना होगा कि मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी घोषणा की। अब उसी तरह से चिराग पासवान ने भी भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट करने के लिए या कहा जाए तो अपनी शर्तों को मनवाने के लिए सबसे पहले ये कह दिया अपनी घोषणा करने से पहले कि वो एनडीए के साथ हैं, चुनाव प्रचार करने जाएंगे। एक शर्त तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था कि उन्होंने ये बात भारतीय जनता पार्टी से कहवा दिया कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में कोई जगह नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि चिराग पासवान के बाद अब कौन? तो चिराग पासवान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नज़र में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं, दल है, जिसमें से पहला नंबर आता है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह चाहे वो दल बनावें या जो करें, लेकिन आरसीपी सिंह सबसे पहला टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, जो उन्हें एनडीए में लाना चाहती है या फिर भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पाले में उनको ले करके और नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा
थ्रेट पैदा करना चाहती है। क्योंकि आपने लगातार देखा होगा, चाहे कन्हैया सिंह हो, अमित सिंह हो, लगातार कन्हैया सिंह का जो एक्शन आपने देखा होगा, आपके पास तो आंकड़े भी हैं कि किस तरह से वो पूरा भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में आरा की बात कर लें, बक्सर की बात कर लें, कैमूर की बात कर लें, पूरे क्षेत्र में उन्होंने आरसीपी में कर दिया है और जदयू के लगातार लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो एक ये फायदा तो निश्चित रूप से हो रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुकेश सहनी पर भी भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। जिस तरह से चिराग पासवान की वापसी हुई है, उस तरह से मुकेश सहनी की भी वापसी हो सकती है और कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जा सकता है जो कमियां रह गई हैं या उनके जो विधायक आए हैं उसके बदले में कुछ सीटें दे करके लोकसभा में, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास 16 सीटें हैं जी और उसके पास चांसेस भी ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में वो ऐसा कर सकती है। और सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए कि मध्यावधि चुनाव की बात जो लगातार कह रहे थे चिराग पासवान, वो समय लगभग आ गया है। हमने शुरू में आपको बताया कि नीतीश कुमार ने पेंच फंसा दिया है। ये पेंच अब आप समझ सकते हैं कि यदि तेजस्वी यादव के साथ उनका 36 का आंकड़ा हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें सरकार बनाने के लिए साथ नहीं लेती है, तो ऐसी स्थिति में उपाय क्या है? तो मध्यावधि चुनाव है। और इस मध्यावधि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे ऑप्शन खुले होंगे। एक तो लोकसभा चुनाव के लिए और दूसरा अगर विधानसभा का चुनाव बिहार में होता है तो ऐसी स्थिति में 243 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होगा और उसमें वो अपने साथियों के लिए बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सकता है जो महागठबंधन में नहीं है। तो इस स्थिति में लगभग सभी दल जिनको टारगेट में रखे हुए भारतीय जनता पार्टी कौन कौन शामिल होंगे, ये सारा चीज क्लियर हो जाए। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की वापसी के साथ कई तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जीतन राम मांझी की वापसी को लेकर भी बातें चल रही हैं। शर्तों के आधार पर वापसी की बात भी कही गई है और सबसे बड़ी बात कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी भी इन चर्चाओं में शामिल है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।